नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश हमारी संसद में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सांसदों से, सरकार के प्रतिनिधियों यानी मंत्रियों से कि इस सरकार का और इस संसद का यानी 17वीं लोकसभा और साथ ही साथ राज्यसभा का एजेंडा अगले 5 साल में क्या होने वाला है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने हैं, जो उनके लिए चुनौतियां हैं, कौन से ऐसे वादे हैं जिनको सरकार अगले 5 सालों में अपने एजेंडे के हिसाब से पूरा करने जा रही है। इसी श्रृंखला में भारत में नरेंद्र मोदी की जीत के एक प्रमुख शिल्पकार प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं, जिनको इस बार सूचना और प्रसारण, साथ ही साथ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वो एचआरडी मिनिस्टर थे और अपने मंत्रालय के अंदर सोलर पैनल लगा के उसकी शुरुआत करके वो चर्चा में आए थे और सबका ध्यान उन्होंने खींचा था कि किस तरह से गैर पारंपरिक स्रोतों से ऊर्जा लेनी चाहिए। और अब उनके पास उसी से जुड़ा हुआ अहम मंत्रालय है। साथ ही साथ पेरिस जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों की आवाज को उठाने वाले प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हैं। एक ऐसे समय जब दिल्ली में सांस लेने का संकट है, उनकी क्या सोच है ये भी समझेंगे। लेकिन जावड़ेकर जी, सबसे पहले योग दिवस था आज और 21 तारीख को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। आज आपके मंत्रालय ने भी उसमें काफी सारा काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इतने सफल योग दिवस का आयोजन किया। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा राहुल गांधी के एक ट्वीट से, जो उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें आर्मी ऑफिसर जो डॉग्स होते हैं वो योग कर रहे हैं और राहुल गांधी ने उनकी पिक्चर ट्वीट की है। हम दिखाएंगे भी अपने दर्शकों को वो पिक्चर, और उसमें उन्होंने लिखा है न्यू इंडिया। क्या ये योग दिवस का या आर्मी ऑफिसर डॉग्स का मजाक उड़ाने की कोशिश है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है वाकई ये न्यू इंडिया है? पहले ये कहना चाहता हूं कि न्यू इंडिया का आगाज दुनिया ने सुना है 5 साल पहले। मोदी जी ने जब विश्व योग दिवस की कल्पना रखी यूएन के सामने, 100 दिन के अंदर 170 से ज्यादा देशों ने उसका समर्थन किया और आज विश्व भर में योगा एक जीवन शैली का हिस्सा बन गया और करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों लोग दुनिया भर में आज योगा का प्रैक्टिस करते हैं। और आज के दिन उन्होंने सब जगह योगा किया। इतने बड़े भारत गौरव को जिनको नहीं समझता, वो इस तरह की कमेंट करते हैं कि जिसका कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं, एक ही कहना चाहिए, हे प्रभु अपने बालकों को सद्बुद्धि दे। क्योंकि अपने अपने समझ की जो लेवल होती है उसी लेवल से कोई कमेंट करेगा ना, तो इस कमेंट को मैं उसी नजर से देखता हूं। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना रहूंगा, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। वो जो भी छोड़ना चाहते, लोगों ने उनको छोड़ दिया है। लेकिन प्रकाश जी, आपको उस ट्वीट को देखने के बाद क्या लगा? मैं वाकई आपसे ये समझना चाहता हूं, आपसे वाकई समझना चाहता हूं कि जिस न्यू इंडिया का जिक्र उन्होंने किया है और जो न्यू इंडिया का जिक्र मोदी जी ने किया है या आपकी सरकार ने जो वादा किया है, क्या दोनों के अंदर अंतर है? न्यू इंडिया चल पड़ा है। गरीब जहां सशक्त है, एम्पावर्ड है, कतार में खड़ा नहीं है और उसको अधिकार मिला है। 1.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, 3 करोड़ घरों में बिजली 70 साल के बाद, 6 करोड़ घरों में चूल्हा गैस का, 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय, 14 करोड़ लोगों को मुद्रा के लोन, 14 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये साल के, ऐसे 10 साल इनपुट सहायता। उसके बाद 22 करोड़ लोगों को पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुरक्षा बीमा और 30 करोड़ लोगों को एलईडी बल्ब्स 10-10 रुपए में, और उसके बाद 35 करोड़ लोगों के जनधन खाते जिसमें लाखों करोड़ों रुपए गए, और 50 करोड़ लोगों को एक पूरा आरोग्य के लिए एक ज़बरदस्त प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बदलते नए भारत का, और जिसमें स्टार्टअप की संस्कृति है, स्टैंडअप की संस्कृति है, नए शोध और विज्ञान का परिचय है और दुनिया ने आजमा कर देखा। मुझे एक युवक ने कहा कि सर, पहले पाकिस्तान अगर सैनिक किसी को पकड़ता था भारत के, तो जेल में डालता था या सर कटवा के भेजता था। ये पहला बहादुर है प्रधानमंत्री की 24 घंटे में पायलट को जिंदा वापस लाया, ये करके दिखाया।
ये लोगों की पहचान है, ये न्यू इंडिया है। और एक न्यू मुद्दे से- इंडिया है कि जहां महिलाएं जहां पुरुषों के बराबरी में वोटिंग डाला है, 52 से 10-15% का गैप होता था, अब इस बार महिला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पहली दफा संसद में 76 महिला सांसद पहुंची। ये नया भारत है। युवाओं को नए उद्यम करते हुए दुनिया के हर शोध के टीम में भारतीय ब्रेन हो रहा है उसमें हिस्सा। ये नया भारत है। चंद्रमा पर 2022 तक जाने का वादा करने वाले और उसको निभाने वाला नया भारत है। नया भारत में कोई बिना पक्का घर नहीं रहेगा 22 तक। ये नया भारत है। और नया भारत एक जबरदस्त विश्वास से दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था जो थी आज 6ठी बन गई। आने वाले 3-4-5 साल में हम 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ये होने वाला है। ये है नया भारत। ठीक है प्रकाश जी, एक एक करके चलते हैं मुद्दों पर। सबसे पहला मुद्दा 3 तलाक। आज लोकसभा में बिल आया, क्या आपको लगता है राज्यसभा में अभी भी मेजोरिटी नहीं है? आपकी खुद की सहयोगी जेडीयू कह रही है कि वहां पर हम बिल को पास नहीं होने देंगे, हम इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए सरकार को अध्यादेश लाने पर विवश होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास अभी मेजोरिटी नहीं है? ऐसा है, पहले तो राज्यसभा में स्थिति बहुत जबरदस्त तरीके से बदल रही है। मेजोरिटी 1 साल लगेगा उसमें, 1 से 1.5 साल। एनडीए की मेजॉरिटी अभी भी बन रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए आप, जब जनता का जबरदस्त प्रेशर है, जो चुनाव से भी नहीं अगर सीखे हैं तो वो तो इतिहास के कोने में जाएंगे, वो कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए जनता की मांग है और महिलाओं की मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि उसके बाद उनको देना ही पड़ेगा और ये दोनों सदनों में पास होगा, ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है, लेकिन अंकगणित ऐसा नहीं कहता है प्रकाश जी। राज्यसभा में अंकगणित नहीं है, ये एक फैक्ट है। अरे भाई, चुनाव में भी लोगों ने अंकगणित से ही देखा और फंस गए लोग, क्योंकि चुनाव भी अंकगणित से नहीं होता, केमिस्ट्री से होता है। देश भी आगे बढ़ेगा केमिस्ट्री से, अंकगणित से नहीं। जावड़ेकर जी, जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को लेकर है। 45 सालों में बेरोजगारी सबसे हाईएस्ट स्तर पर। मैं मानता हूं कि 5 साल में मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन शायद लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर कहीं कोई कमी रह गई। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर, आप इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और कैसे इसका हल निकालेंगे? ये पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये सच नहीं है, क्योंकि एनएसएसओ का जो मैपिंग होता है, पूरे दिल्ली में 2-3 करोड़ लोग एनसीआर में रहते हैं और उसमें 700-800 घरों में जाकर एक सैंपल सर्वे करते हैं। ऐसे ही देश के विभिन्न शहरों में और गांव में सैंपल सर्वे करते हैं। एक समय ये पद्धति ठीक थी, लेकिन आज इतने इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ हुई है कि उसके रोजगार का मैपिंग करने की अभी सिस्टम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने अभी जो कैमरामैन है, उनके जो असिस्टेंट है, अनेक बार ऐसा होता है कि वो आपके चैनल के रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं है तो उनका रिकॉर्ड नहीं है, उनको रोजगार है लेकिन वो मैपिंग नहीं हुआ है। आपके घर में जो समाचार पत्र डालते हैं सुबह या दूध देता है, ये सब काम करने वाले भी अपनी मेहनत से रोज ही कमाते हैं। क्या वो रोजगार नहीं है? आपके घर में मेड सर्वेंट है या ड्राइवर है, उसको ईपीएफ का अकाउंट नहीं है या उसका मैपिंग नहीं होता, इसलिए क्या उनको रोजगार नहीं है? इस देश में रोजगार मिल रहा है लेकिन उसका मैपिंग नहीं हो रहा है, ये मूल समस्या है। मैं कुछ चंद हिसाब देता हूं कि पिछले 4 साल में एक साल 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, इतने ज़्यादा संख्या में प्रोविडेंट फंड के अकाउंट खोले। प्रोविडेंट फंड का अकाउंट कोई बैंक अकाउंट खोलने जैसा नहीं होता है। जिसको रोजगार मिलता है, रोजगार के सारा डिटेल देता है, तभी प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलता है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देता है और एम्प्लॉय भी देता है, तभी पीएफ होता है। तो ये तो सबूत है ना कि इतने रोजगार तैयार हुए। लेकिन जैसे पहले 20% 2014 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशा था उच्च शिक्षा में, आज 26% हो गया। तो इतने ज़्यादा लोग अगर उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो इसका मतलब उनका 18वें साल को वो लेबर मार्केट में उपलब्ध नहीं है।
वो 22-23वें साल को ग्रेजुएट होकर आएंगे, और इसलिए आपका काल बढ़ता है तो आपको लगता है लेबर पार्टिसिपेशन कम हुआ। अगर घरों में लोगों को ठीक तरह से लोग रोजगार करके जो पैसा कमा रहे हैं, 14 करोड़ अगर मुद्रा लोन मिले तो कम से कम 7 करोड़ लोग जिनके पहली दफा दुकान शुरू किया है तो वो भी रोजगार है। तो रोजगार माने गवर्नमेंट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी बढ़े हैं पिछले 4 साल में, 40 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स जो रिटायर हुए उनको सबको मिला है, और उसके साथ साथ केवल आईटी इंडस्ट्री में 18 लाख से ज्यादा रोजगार मिले। ठीक है, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं प्रकाश जी। अगला मुद्दा है राम जन्मभूमि को लेकर। ये एक ऐसी विषय है जिसको, जो भावनात्मक मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है कि लीगल रिकॉर्ड से या बातचीत से हम इसका हल निकालेंगे। लेकिन सरकार जब चुनाव में गई उससे पहले, जब देश चुनाव में गया उससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि गैर विवादित जमीन जो है, जो अधिग्रहित है, उसका जो हिस्सा है उसके ओरिजिनल मालिकों को सौंपा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी अनुमति दे देती है तो क्या आप विश्व हिंदू परिषद के न्यास को वहां पर काम शुरू करने की इजाजत देंगे? पहले तो वो जमीन जो है वो राम जन्मभूमि न्यास की ही है। जी बिल्कुल, मैं गैर विवादित जमीन एम्फसाइज कर रहा हूं, अविवादित। और इसलिए जब भी सुप्रीम कोर्ट जल्दी फैसला देगी ऐसा हमें विश्वास है। जो सरकार ने कहा है कि जो अविवादित भूमि है वो तो दे दे, और अविवादित ये जो भव्य मंदिर बनना है वो केवल 2 एकड़ का नहीं है, और इसलिए वो जो भव्य मंदिर बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करना नहीं करना, मंदिर तो राम जन्मभूमि न्यास बांधेगी, वो सरकार नहीं बांधती है। तो ये होने वाला है। अब राम मंदिर को कोई रोक नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट से फैसला आएगा या समझौता होगा, लेकिन निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा, मंदिर बनेगा, और वही बनेगा, वही बना है, अभी भव्य बनेगा। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि क्या आप इन प्रिंसिपली विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि की न्यास से क्या सरकार सहमत है कि अविवादित, फिर मैं कह रहा हूं, एम्फसाइज करके कह रहा हूं, गैर विवादित जमीन जिसको आपने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि न्यास को वापस सौंप दी जाए क्योंकि वो न्यास की ही जमीन है, उस पर शुरुआती कामकाज की इजाजत सरकार दे सकती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को हमने फैसला इतना ही मांगा है कि भाई ये अविवादित भूमि है जी, और जो मालिक है उसके जो न्यास है तो उसको हम वापस देना चाहते हैं। अब आगे का फैसला तो न्यास करेगा। नहीं, न्यास तो ये चाहता है कि वो वहां पर मंदिर का निर्माण शुरू करे। ये बात वो कई बार ऑन रिकॉर्ड भी कह चुके हैं, बाकी जगहों पर धर्म संसद में भी क्लेरिफाई कर चुके हैं। मेरा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की परमिशन दे देती है कि गैर विवादित जमीन न्यास को वापस दे दी जाए तो क्या आप वहां पर शुरुआती काम शुरू करने की इजाजत दे देंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा उसी दिन आप फिर से मुझे चर्चा में बुलाइए, मैं उस दिन जवाब दूंगा। आप एक कैटेगोरिकल आंसर से बचना चाह रहे हैं कि आप मंदिर निर्माण की इजाजत दे सकते हैं गैर विवादित जमीन पर? मैं बचना नहीं चाहता, मैं जल्दी राम मंदिर हो ये देखना चाहता हूं। मैं आपसे दूसरा सवाल, जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चर्चा में बना हुआ है वो ये है, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, एनबी मिनिस्टर के तौर पर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जल्दी ही परिसीमन कराने जा रही है? क्योंकि वहां पर असेंबली के चुनाव हैं, परिसीमन वहां पर ड्यू है, हालांकि कुछ लीगल हर्डल्स में फंसा हुआ है, लेकिन हाल ही के दिनों में खबरें निकल रही थी कि वहां पर विधानसभा का फिर से परिसीमन ड्यू है वो हो सकता है। क्या सरकार वहां पर नया परिसीमन विधानसभा चुनाव के लिए करवाने जा रही है इन विधानसभा चुनाव के पहले? जम्मू कश्मीर के इस विषय को गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिव्यू किया है, तो मुझे लगता है जो भी सही फैसले हैं वो होते रहेंगे। कल मैं कश्मीर जा रहा हूँ, वहाँ तो हम सेट टॉप बॉक्स, क्योंकि जो कश्मीर वैली में सभी घरों में आज सेट टॉप बॉक्स नहीं है, लेकिन देश भर में बाकी जगह हो गए हैं, तो वहाँ भी हम लाखों की संख्या में सेट टॉप बॉक्स बांटने वाले हैं ताकि भारत के सभी चैनल वहाँ दिखते रहे और लोगों को निर्बाध उसका आनंद लेने का सुख मिले। ये हम काम करने वाले। ये अच्छी फैसिलिटी आप देने जा रहे हैं, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिव्यू किया है परिसीमन की। ये मुझे पता नहीं है जी, मैंने तो आपके चैनल में न्यूज़ देखा। आप नहीं कह रहे कि उन्होंने रिव्यू किया?
नहीं, आपने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि उन्होंने रिव्यू किया परिसीमन की स्थिति ऐसा को। ये मैंने नहीं कहा, ये विषय गृह मंत्रालय में आता है जी। और गृह मंत्रालय में आता है, बाकी लॉ मिनिस्ट्री में आता है, बहुत सारे मंत्रालयों का है, क्योंकि ये मूल चुनाव आयोग का भी मुद्दा है जी। और ये जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी सस्पेंडेड है, तो इसलिए वो गृह मंत्रालय में भी विषय आता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन है। तो ये सभी अनेक विभागों से संबंधित विषय है, तो इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना कोई सरकार ने बताया है। अगर मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करूं तो आपने दो महत्वपूर्ण चीजें कही हैं, धारा 370 को लेकर कि इसको हम हटाएंगे, दूसरा 35 से। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर से और खासकर कश्मीर से कभी भी धारा 370 हटाना, 35 से हटाना संभव है? अब आप सरकार में हैं, क्या ये आपको एक संभव टास्क दिखता है, और अगर है तो इसकी डेडलाइन क्या है? देखो, मुझे सरकार के मंत्री के तौर पर मुझे लगता है कि हर चीज मुमकिन है, और जब मोदी है तो एक, और दूसरी बात, जैसे किसी को लगा था कि एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दोबारा ज्यादा मतों से फिर से सत्ता में लोग उनको बिठाएंगे, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था अंकगणित के आधार पर, लेकिन हुआ। यही तो देश बदलता है। तो मैं तो होपफुल रहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, वैचारिक है, और वो जनसंघ के दिनों से हमने कही है, वो आज नहीं तो कल होगी ही। मैं इस सवाल को रिफ्रेश करता हूं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या वहां के मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी अपना ये वादा डालेगी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाएंगे? क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो आता है, आप इस सवाल को, इस प्रश्न को उससे गोल कर जाते हैं। नहीं, ये ऑल इंडिया जो मैनिफेस्टो में जो लिखा है वही भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है, वो सभी राज्यों में वही भूमिका होती है। जम्मू कश्मीर में भी क्या वही भूमिका होगी? अरे भाई, सभी राज्यों में वही भूमिका होती है। जावड़ेकर जी, एक डेडलाइन दी थी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अमित शाह जी ने 370 और 35 से हटाने की, कि 2020 तक हम इसको हटाने जा रहे हैं। क्या सरकार इस दिशा में आने वाले समय में कदम उठाने जा रही है? आप क्या है, अमित शाह और जयप्रकाश नड्डा जी के सवाल, जेपी नड्डा के सवाल मुझे पूछ रहे। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं। लेकिन सरकार के स्तर पर जब कोई भी निर्णय होंगे तो आपको भी पता चलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे उस समय। आपने कहा मंदिर निर्माण को लेकर, लोगों को यह लगता है कि 2020 में जब राज्यसभा के अंदर बहुमत आ गया, उसके बाद यह संभव हो जाएगा कि अध्यादेश लाकर मंदिर का निर्माण हो जाए, या संसद से कानून बनकर मंदिर का निर्माण हो जाए। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा माहौल देश में बनाने की जरूरत है जिसमें हिंदू मुसलमान सब मिलकर इस बहुमत का सम्मान करते हुए देश के अंदर मंदिर बनाएं, और संसद एक मत होकर इस प्रस्ताव को पास करे कि अयोध्या में उसी जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए? मैं कोर्ट वाली बात नहीं कर रहा। मेरा तो विश्वास है कि ये सबके सहमति से ही बनेगा, और मंदिर बनाई है, वहाँ मंदिर है ही, मंदिर को भव्य बनाना काम बाकी है, वो बनेगा। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली के नागरिक के तौर पर। दिल्ली में हवाओं के अंदर दम घुटता है, क्या पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत होती है? ऐसा है, 2007 से दिल्ली की आबोहवा बहुत तेजी से गिरती गई। 2014 तक दुर्भाग्य से इसकी मीडिया ने ज़्यादा चर्चा नहीं की, इसलिए उस समय सरकार जागी नहीं या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन काम ज़्यादा नहीं हुआ। 2014 के बाद हमने 6 काम किए। पहले तो दिल्ली की आबोहवा क्यों खराब होती है हमें समझना चाहिए। लगभग 25-30% प्रदूषण ये वाहनों से होता है, 25-30%, 10-15% प्रदूषण ये कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से होता है। फिर बाकी का प्रदूषण जो होता है वो इंडस्ट्रियल प्रदूषण भी होता है। तो सभी और जो पराली जलाते हैं जब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, उसकी भी सारे धुआं इधर आता है, और जब लू चलती है या दूसरे धूल के आते हैं, ऐसे दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ये प्रदूषण बढ़ता रहता है। और इसको कम करने के लिए हमने पहले क्या किया, पहले सच बोलना शुरू किया कि सभी जगह मीटर्स बिठाए और बताया जनता को कि इतना प्रदूषण इस एरिया में है। तो ये सच्चाई को स्वीकार करना सबसे बड़ी पहल होती है। दूसरा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हमने तैयार किया। दूसरा हमने काम किया कि वाहनों का प्रदूषण क्यों होता है,
तो पेट्रोल अपने यहाँ देश भर में यूरो 3 या भारत 3 स्टैंडर्ड का मिलता था। अभी पूरे भारत में यूरो 6 मिल रहा है, यूरो 4 मिल रहा है, और अगले वर्ष से यूरो 6 मिलने लगेगा, भारत 6। तो ये जो स्टैंडर्ड है उससे 90% प्रदूषण कम होता है जब BS6 स्टैंडर्ड के कंप्लायंट व्हीकल्स भी यूज करेंगे। तो कंप्लायंट व्हीकल्स अगले साल से आने लगेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों में, चंद सालों में ये प्रदूषण वाहनों का जो है वो 90% कम होगा। और उससे दूसरा, उसमें एक्सप्रेसवे, जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, एक तरह से दिल्ली का रिंग रोड, वो 30 साल चर्चा हुई लेकिन कांग्रेस के सरकार में नहीं हुआ। वो पिछले 4 साल में लगभग पूरा हो गया। बचा हुआ छोटा सा काम है वो भी इस साल पूरा हो जाएगा। आज ही दिल्ली में जिनका काम नहीं है, ऐसे जो ट्रक, क्योंकि दूसरी सड़क नहीं थी इसलिए आते थे और यहाँ प्रदूषण करते थे, आज 60,000 ऐसे ट्रक अब दिल्ली में नहीं आते हैं, वो बाहर के रास्ते से जा रहे हैं। ये बदलाव हुआ। एक आखिरी तीसरा, सवाल धौला कुआं से लेकर सभी जगह जितने नए ब्रिजेस बने, जैन इतने टनल्स खोले और जितनी ट्रैफिक की सुगमता की है, उससे भी प्रदूषण बचता है। तो वाहनों के प्रदूषण का एक काम किया। ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रदूषण था, तो वो NTPC का एक प्लांट था बदरपुर में, हमने बंद कर दिया क्योंकि उससे प्रदूषण होता था। और पराली जो जलाते हैं उसके खिलाफ इतना जोर से काम किया है। तीनों सरकारों को भारत सरकार ने मदद की है। किसान अभी मशीन ले रहे हैं और मल्चिंग कर रहे हैं। तो इसके कारण पराली जलाने में भी लगभग 20% से लेकिन ज्यादा प्रकाश कम जी, हो मेरा गया। बड़ा सिंपल सवाल है, एक जी। छोटा सा जवाब चाहूंगा आखिरी जी। सवाल का, कि क्या इस बार ठंड में आदमी खाना मांगे सरकार से नहीं मिले चलता है, पानी मांगे नहीं मिले चलता है, बिजली मांगे नहीं मिले चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगे नहीं मिले चलता है, क्या उसको सांस लेने के लिए साफ हवा मिल जाएगी? बिल्कुल। ये सांस खुला मिलने के लिए जो 12 साल काम नहीं हुआ था वो पिछले 4 साल में हुआ है, उसका परिणाम आने लगा है। अभी जो खराब दिन थे उसकी संख्या घटी है, जो मॉडरेट थे उससे गुड होने की डेज की संख्या बढ़ रही है। तो कुछ दिन जरूर संकट रहता है, वो अचानक स्विच बंद करके यहाँ से लाइट बंद हो जाएंगे, ऐसा प्रदूषण स्विच से बंद नहीं होता है। उसको सबका सहयोग और लोगों का भी सहयोग चाहिए। आपके 2 किलो घर के आसपास 3 किलोमीटर के रेडियस में आप भी काम जो है वो साइकिल से करेंगे कि नहीं? आप उसके साथ साथ कंजस्टेड लेन्स टालेंगे कि नहीं? आप वाहन का मेंटेनेंस ठीक करोगे कि नहीं? आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करोगे कि नहीं? मुझे लगता है सिटीजन्स को भी करने जैसी बहुत काम है। ये केवल सरकारी काम से नहीं होता, सबने मिलकर काम करना है। और आयरनी ऑफ सिचुएशन ये है कि जिन राज्यों को मिलकर दिल्ली के इस हवा के संकट को कम करना है, हाँ। उनकी बैठक ही नहीं हो पाती समय तक। मैं आपको बता रहा हूं, तो तब निकलेगा जब आपस में मिलकर बैठेंगे। ये बैठक 5 राज्यों के मंत्रियों की बैठक मैंने शुरू की, उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाया। हर 3 महीने में उसका रिव्यू होता है। अगले महीने में मैं 5 राज्यों के मंत्रियों की बैठक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज कहां तक आए हैं और आने वाले दिनों में भी कैसे आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रकाश जी, आप हमसे जुड़े, लेकिन आपने मेरे बहुत ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और फिर कई सारे आपसे सवाल पूछेंगे। उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में जो सांसों का आपातकाल है वो बहुत जल्द खत्म हो। बिल्कुल अच्छा होगा और सब मिलके ये प्रदूषण के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे, क्योंकि हर एक को अच्छा सांस लेने के लिए हवा मिलना, अच्छा पानी मिलना और अच्छा सुविधाएं मिलना ये जरूरी है। आज मेट्रो 270 स्टेशन हो गए, आज 27 लाख से ज़्यादा लोग मेट्रो का उपयोग करते हैं। ये सबसे पर्यावरण पूरक इस तरह की व्यवस्था हो गई है। अरविंद केजरीवाल तो मेट्रो को फ्री करने वाले हैं। आपका क्या मानना है, मेट्रो फ्री होना चाहिए? वो तो ऐसा है, वो न होने वाली बातें करते हैं, तो किसी को तो पैसा देना पड़ेगा ना, और किसी को पैसा देना पड़ेगा। यहाँ कचरा उठाने के लिए जो काम करते हैं उनका वेतन के लिए तो सरकार पैसा नहीं दे रही वहाँ।
हमने पैसा दिया लेकिन राज्य सरकार कॉरपोरेशन को पैसा नहीं देती, इसलिए जो कचरा साफ करना भी प्रदूषण का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं देती। तो ये चुनाव के आसपास जो करते हैं लोग बहुत अच्छे हैं, समझते हैं सब कुछ, और लोग दिल्ली में भी परिवर्तन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ हमारी संसद में। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे संसद में है कौन कौन से सितारे।